अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सायरा अकबर। हमारा जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का आज सेकंड लेक्चर है, ठीक है। उसके अंदर आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ये वो टॉपिक है जो मोस्टली बच्चों को जो है ना वो समझ नहीं आता। वो मोस्टली जो है वो एंड तक उनको यही नहीं पता चलता कि रिलेटिव एटॉमिक मास या सिंपल मास में क्या फ़र्क है। तो आज हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे और होपफुली सबको जो है वो इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सपोज बेटा ये एक तराजू है, ठीक है। अब उस तराजू में अगर हम बाहर से कोई चीज़ लेने जाए, सपोज सब्जी लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई मैस रखा जाता है 1 kg का। क्या किया जाता है, 1 kg का एक मैस रखा जाता है। अब 1 kg का जब वो मैस है तो हम उसके बराबर में कोई भी सब्जी रख लेते हैं और वो उतनी करते जाते हैं जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में बोथ साइड जो है वो हमारे पास नहीं आ जाती। जब वो साइड्स इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो सब्जी हमने ली है वो कितनी है, 1 किलो है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपको समझ आ गई कि हम लोग कैसे जो है बाहर की जो सब्जी है उसको हम 1 किलो के हिसाब से कर लेते हैं। अब सपोज बेटा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है और मैं यहाँ पर 1 किलो का जो है वो मैस रख दूं, तो क्या ये वेट हो सकता है? ये वेट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो इतना छोटा है कि वो 1 किलो कितना बड़ा यूनिट है, वो उसके बराबर कैसे आ सकता है? ये होगा ही नहीं मैस। तो उसके लिए फिर हमें एक और यूनिट चाहिए। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या पता चली कि अगर हम लोग मैस फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी भी बड़ी चीज़ का मैस फाइंड करना चाह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मैस का वो डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग किसी एटॉमिक लेवल पे चेक करेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी। तो उसके लिए अब हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि उसके लिए अब सपोज हम लोग ऐसा करते हैं कि हम एक कार्बन 12 ले लेते हैं। हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत अबंडेंट है हमारी नेचर के अंदर और ये हमारी ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास कार्बन ही है, ठीक है। तो हम इसी को लेंगे। अब एक कार्बन का हमें पता है मैस कितना होता है, 12 होता है। 12 होता है, तो अगर मैं इस 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो कोई इश्यू तो नहीं होगा। यानी कि मैं इसके 12 यूनिट्स बना दूं। क्या करूं, 12 यूनिट्स बना दूं कि इस कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। यहाँ पर मैं 12 यूनिट्स इसके रख दूं, 3 4 5 6, और इसी तरह आप सपोज करें कि यहाँ पर 12 पड़े हुए हैं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? जी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ये भी कार्बन 12 है, ये भी कार्बन 12 है। फर्क क्या है, ये पूरा कार्बन 12 है, ये उसकी मैंने पीस करके रख दिया है, एक एक यूनिट उसका जो है वो करके मैंने उसका रख दिया। अब मैं क्या करूं, अब ये मेरे पास एक चीज आ गई। अब मैं क्या करूं कि मैं कोई और एटम ले लूं, कोई भी एटम जिसका जो मैं चाह रही हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास मैं फाइंड कर सकूं। सपोज मैं ऑक्सीजन ले लूं। क्या करूं, मैं ऑक्सीजन ले लूं और मैं यहाँ पर कार्बन के 12 यूनिट्स रखूं। कार्बन के 12 यूनिट्स रखूं तो क्या वो ऑक्सीजन के इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये हैवी होगा। क्या होगा, ये हैवी होगा। अब जब ये हैवी होगा तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर कार्बन के और यूनिट्स ला के डालती जाऊं जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। अब सपोज ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर मैंने 16 यूनिट कार्बन के रख दिए, जो मैंने डिवाइड किए हुए थे ना, वो मैंने 16 यूनिट यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। कितने रख दिए हैं, कार्बन के 16 यूनिट रख दिए हैं। कार्बन है 12 ही, लेकिन उसके मैंने कितने यूनिट यूज कर लिए हैं, 16 यूनिट यूज किए हैं। तो वो किसके इक्वल आ गया, ऑक्सीजन के इक्वल आ गया। तो मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन के ऊपर जितना रिलेटिव एटॉमिक मास उसका है वो कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एटम। क्या होता है ये, मास ऑफ एटम, जिसको हम क्या करते हैं, मास ऑफ एटम क्या होता है, एटम किसका होता है, एलिमेंट का होता है, ठीक है। मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, टू द मास ऑफ कार्बन 12। अब आपको ये चीज समझ आ गई, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ये करने के बाद होपफुली की समझ आ गई होगी, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। इसको करने के लिए हम देखते हैं, अभी हमने क्या किया था, हमने कार्बन 12 लिया था, कार्बन 12 लिया था और इधर वाली साइड पे हमने कार्बन के उसी 12 के 12 हिस्से करके रख दिए थे। क्या किया था, 12 हिस्से, यानी कि कार्बन 12 को 12 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमें पता चला था कि ये एक पूरा कार्बन और ये 12 यूनिट्स आपस में बराबर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 12 यूनिट्स, इसका जो यूनिट हम यहाँ पर इस्तेमाल करें वो उसका AMU है। वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि मैस, जो बड़ा वाला मैस होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या यूज करते हैं, केजी। उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज करते हैं, केजी। तो हमें एटॉमिक लेवल पे भी तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ना। एटॉमिक लेवल पे जो हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए वो क्या होगा, AMU। वो क्या होगा, AMU। अब वो AMU होगा क्या, अभी आपने पढ़ा कि 12 यूनिट्स मीन 12 AMU। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट इक्वल होगा एक AMU। वो एक यूनिट किसका, कार्बन 12 का। किसका, कार्बन 12 का। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन।
कि कार्बन के 12 हिस्सों में से अगर हम एक हिस्सा निकालें तो वो इक्वल होता है 1 AMU के। होपफुली कि आपको ये यूनिट समझ आ गया, ये हमने क्यों यूज़ किया ये भी समझ आ गया कि एटॉमिक लेवल पे भी यूनिट चाहिए, और कैसे किया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑक्सीजन कितने यूनिट्स के बराबर आया था, 16 यूनिट्स के बराबर आया था। अब वो 16 यूनिट्स के बराबर आया है तो उसका मतलब है कि उसका यूनिट क्या, हम यहाँ पे AMU कितने होंगे, 16 ही AMU होंगे। 16 यूनिट्स, वो कितने 16 यूनिट्स किसके यूनिट थे, 16 यूनिट कार्बन 12 के ही थे ना। तो कार्बन 12 के 16 यूनिट्स के बराबर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि वो 16 AMU के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग सोडियम ले लें, Na ले लें, सोडियम ले लें, तो सोडियम कितने यूनिट्स के बराबर आता है कार्बन 12 के, 23 यूनिट्स के बराबर आएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, 23 AMU। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, नाइट्रोजन ले लूँ, तो नाइट्रोजन जो है वो कितने यूनिट्स के बराबर होता है, 14 यूनिट्स के बराबर आएगा। अगर हम वो पीछे वाला प्रोसेस करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, 14 AMU। होपफुली रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात आपने जो है वो इसके अंदर याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है और उसका आइसोटॉप हैवी हो रहा है, जैसे कि अब आपको मैं ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आइसोटॉप हम आगे जाके पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ना 3 तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 1, 2 और 3। अब ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन की रेशियो चेंज हो रही है, प्रोटॉन सब में सेम सेम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका चेंज आएगा इसके रिलेटिव एटॉमिक मास में। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली एक एटम का मास है, पूरे एटम का। तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसके वेट में फर्क आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है कि इन तीनों का रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि इनके अंदर रेशियो ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, बेसिकली न्यूट्रॉन जो चेंज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इनका मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एक एटम है, उसमें आप एडिशन करते जाओगे तो डेफिनेटली उसका मास बढ़ेगा ही ना। ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम ना कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें ना क्लियर नहीं होते एंड तक, हम लोगों को ना फर्क नहीं समझ आ रहा होता। ठीक है। तो हम ना पहले चीज़ देखते हैं कि अब ना कोई बंदा आएगा, वो अब आप उसको रिलेटिव एटॉमिक मास का बताओगे तो वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि मास नंबर फिर क्या है, कि मास नंबर क्या है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास है तो फिर मास नंबर क्या है। तो हम उसको बता सकते हैं कि मास नंबर क्या है हमारे पास। मास नंबर क्या है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में, ये हमारे पास हमने भी कल पढ़ा है कि एटम कैसा होता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके इर्द गिर्द उसकी शेल्स होती हैं। ठीक है। उस शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर अब आपको कोई भी पूछे कि कोई भी, अब आपके पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो, ये जो भी होगा ये उसका क्या होगा, मास नंबर होगा। अभी पीछे मैंने आपको एक आइसोटॉप की एग्जांपल बताई है कि हाइड्रोजन 3 तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 1 जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, 2 जिसको ड्यूट्रियम भी कहते हैं, और 3 जिसको ट्रिटियम भी कहते हैं। इन तीनों में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो एक ही होता है, तीनों में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन इनमें चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, और इसमें 3 न्यूट्रॉन है। अब मैंने आपको क्या कहा, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं इसका मास नंबर क्या होगा, 1 + 1 = 2। इसका देखूं तो क्या होगा, 1 + 2 = 3। इसका देखूं तो क्या होगा, 1 + 3 = 4। तो इनका मास नंबर चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स के अंदर मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब अगर दूसरी एग्जांपल हम देख लें, दूसरी एग्जांपल मतलब अब आपको मास नंबर की समझ आ गई होगी। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन का वेट भी डाल लूं, मैं क्या करूं कि पूरे के पूरे एटम का वेट करूं, ना सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बल्कि उसके सारे शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, सारी चीजों का वेट करूं, एक्चुअल में उसका वेट करूं, तो वो उसका क्या है, वो उसका है रिलेटिव एटॉमिक मास। और कैसे करूं उसका वेट, उसको 1/12 कार्बन के साथ कंपेयर करके। कैसे करूं उसको, कंपेयर करके कार्बन 12 के साथ। जब मैं इसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके उसका वेट करूं तो जो मेरे पास आंसर आए वो उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक और चीज पे कि आगे जाके हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं उसकी डिस्कशन तभी करूंगी, अभी नहीं करूंगी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम एक और जो है वो मिसकॉन्सेप्शन जो होती है बच्चों के अंदर, जो भूल जाते हैं चीज को, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या फर्क है। एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या फर्क है। अब ये दो चीजें हैं। ठीक है। एटॉमिक और नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा, ये एटॉमिक लेवल पे कुछ होगा, और ये मोलर मतलब ज्यादा पार्टिकल्स की लेवल पे कुछ होगा। अगर मैं बात करूं किसी इंडिविजुअल एटम के मास की, कि एक एटम का मास क्या है, तो वो उसका क्या है, वो उसका है एटॉमिक मास। और अगर मैं एटम के एक मोल को ले लूं, एक मोल उसके पार्टिकल्स ले लूं, उसका मास देखूं, तो वो उसका क्या है, वो उसका है मोलर मास। ठीक है।
तो जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, अब एक एटम के अंदर क्या-क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेजर यही होते हैं। तो उसका वेट क्या होगा, मास क्या होगा, ये तीनों चीज़ों की वजह से होगा। अब इसके अंदर इसका मास मैंने कहा है 1 मोल, तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो आपने पहले भी कल ही पढ़े 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये वाले सारे के सारे पार्टिकल्स का वेट जो होगा वो उसका होगा मोलर मास, ठीक है। तो इसके लिए जो हम एटॉमिक लेवल पे यूनिट यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा कौन सा एटॉमिक लेवल पे यूनिट होता है, AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इस लेवल पे हम क्या करते हैं फिर, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये ज्यादा यूनिट है ना, ज्यादा चीजें हैं ना, ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इसके लिए कोई थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एटॉमिक स्केल पे, और ये कहाँ यूज कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो है वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। और अगर पसंद आया हो और नेक्स्ट वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छी बनाऊं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.